हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हैं और आज का जो बिंदु है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जीव विज्ञान का यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप मेडिकल लाइन में जाइए, चाहे किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी आप करें भविष्य में चल करके, उसके लिए आज का जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो ऐतिहासिक बिंदु है ये सभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया, इन बिंदुओं को आप अच्छे से तैयार कर लिए, तो समझ लीजिए कि आगे का पाठ भी आपके लिए सरल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छी जानकारी का समन्वय भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो आज का हमारा बिंदु है प्रकाश संश्लेषण व प्रारंभिक प्रयोग और उन प्रयोगों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सिद्धांत, नियम, इनकी हम बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, इसको पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और प्रकाश संश्लेषण का जो प्रारंभिक प्रयोग इसके संबंध में जो हुए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वो प्रयोग और उनकी जो डेट है वो क्रमशः हम आपको बताएंगे, जो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रयोग हुए, उनमें से सबसे पहला प्रयोग यदि किसी के नाम पर आ रहा है जिसको जीव विज्ञान के इस प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, तो वह प्रयोग है जोसेफ प्रिस्टले का। जोसेफ प्रिस्टले जिन्होंने ये बताया था कि पौधे जो होते हैं, पौधे की वृद्धि जो होती है, उस वृद्धि में हवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसी को लेकर के उन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग क्या किया था? इन्होंने क्या किया था कि एक जार के अंदर एक मोमबत्ती जलाया और उस जार के अंदर मोमबत्ती जलाने के बाद कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर एक दूसरे जार में इन्होंने एक चूहे को रखा, चूहे को भी देखा कि कुछ ही देर में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मोमबत्ती के जलने की बात हो या किसी प्राणी के श्वास लेने की बात हो, इन दोनों स्थितियों में वायुमंडल से जो हवा ली जाती है वह जीवन के लिए आवश्यक होती है। और इसी को थोड़ा सा और संशोधित करते हुए इसी में तीसरा प्रयोग उन्होंने किया कि उस जार के अंदर एक पुदीन हरे का पौधा रख दिया, और जब पुदीन हरे का पौधा रख दिया तब ऐसी सिचुएशन में जो मोमबत्ती उसके अंदर रखी गई थी वह जलती रह गई। फिर दूसरा उन्होंने उसी के अंदर पुदीन हरे के साथ, पौधे के साथ चूहे को भी रखा, वह भी जीवित रह गया। तो फाइनली उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मोमबत्ती के जलने की क्रिया हो या श्वास लेने की क्रिया हो, इन दोनों स्थितियों में जिस हवा की क्षति होती है उसकी पूर्ति जो होती है पौधों से हो जाती है। यानी पुदीन हरे का पौधा जो है उस हवा को पूर्ति करता है जो सांस लेने से या मोमबत्ती के जलने से खत्म हुई थी, क्षति हुई थी। इसी तारतम्य में उन्होंने 1774 के टाइम पर ऑक्सीजन की खोज की। अर्थात उन्होंने कहा कि जो पौधे होते हैं हवा को शुद्ध करते हैं, और फिर बाद में इनकी खोज जो है निकल करके आई ऑक्सीजन के रूप में। अर्थात उन्होंने 1774 में क्या किया? ऑक्सीजन की खोज किया। ठीक है, थोड़ा सा समय बीता और कुछ नए नए प्रयोग आए, लेकिन इस बीच में 1779 का एक टाइम था जब प्रिस्टले के सेटअप को, जैसा प्रिस्टले ने प्रयोग किया था उसके सेटअप को एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन एंजेन हाउस। ये 1779 में प्रिस्टले के प्रयोग को दोहराया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया। और वो परिवर्तन क्या किया कि पौधों को उन्होंने धूप में रख करके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसका विश्लेषण किया। इन्होंने मुख्य रूप से इसमें किया क्या कि जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों को इस पूरे सेटअप के अंदर रखा, जैसा कि प्रिस्टले ने किया था। जार के अंदर एक जलीय पौधे को रखा और उन्होंने पाया कि जब उस पौधे को धूप में रखा जाता है तो पत्तियों के पास छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं,
और ये बुलबुले जो निकलते हैं, इससे ये स्पष्ट होती है कि कोई ना कोई गैस यहाँ से निकलती है जो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे यदि हम बढ़ते हैं इतिहास में, तो 1854 की बात आ जाती है, और ये वो टाइम था जब जूलियस बान सैचस, एक नाम आता है, बड़ा नाम, जिन्होंने ये बताया कि पौधा जब वृद्धि करता है तब उसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। अर्थात जब पौधा वृद्धि कर रहा होता है उस टाइम पर पौधे के हरे भाग से यानी पत्तियों से एक ग्लूकोज नामक कार्बनिक पदार्थ बनता है, जो आगे चल करके और स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये समझ लीजिए, इनको एक एक बिंदुओं को अच्छे से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक है, इसी क्रम में 1862 का टाइम था जब डब्ल्यू एंजिलमैन, एक वैज्ञानिक आए, डब्ल्यू एंजिलमैन, इन्होंने क्लैडोफोरा शैवाल पर प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? क्लैडोफोरा जो शैवाल था उसको ऑक्सीबैक्टीरिया के निलंबन में रखा, और इन्होंने क्या किया, प्रिज्म के माध्यम से पहला स्पेक्ट्रम, प्रकाश स्पेक्ट्रम तैयार किया। सबसे बड़ी बात इनके नाम पर यही आता है कि पहला इन्होंने क्या किया, सक्रिय स्पेक्ट्रम तैयार किया। किसका? प्रकाश का, जिसमें प्रकाश के जो विभिन्न घटक होते हैं उनको पृथक करने का पहला सफल प्रयोग इन्होंने किया। फिर इन्होंने क्या किया, क्लैडोफोरा जो शैवाल होता है उसको ऑक्सीबैक्टीरिया जो होते हैं उनके निलंबन में रखा, और फिर पाया कि जो नीला और लाल और नीले शैवाल के पास पूरे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग था उस प्रयोग का निष्कर्ष निकाला। ठीक है, अब इसके बाद 1905 का जब समय आया, एक वैज्ञानिक आया जिन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे भी, और वो सिद्धांत था सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। ये 1905 की बात थी जब एफ ब्लैकमैन, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होती है यह 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण इसका होता है क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पहले चरण में जो क्रिया विधि होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरी होती है जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो इस प्रकार से इन्होंने, जो ब्लैकमैन ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की 2 क्रिया विधियों को बताया, और साथ में सीमाकारी के कारकों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1932 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट हिल। इन्होंने क्या किया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक, जिसको हम कहते हैं हिल अभिक्रिया। यह प्रकाश, चूंकि आपको पता है, हो सकता है कि ना हो या हो भी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है उसमें 2 अभिक्रियाएं होती हैं, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और एक अंधकार या अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको हम आगे चल के सिलेबस में है तो पढ़ेंगे। तो इस प्रकाशीय अभिक्रिया का एक चरण होता है जिसको हम कहते हैं हिल अभिक्रिया। तो हिल अभिक्रिया का प्रतिपादन या हिल अभिक्रिया को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, रॉबर्ट हिल। और इन्होंने क्या कहा है कि जल के अपघटन से, यानी जल जब टूटता है तो उस टाइम पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। किसने कहा, ये कहा है रॉबर्ट हिल ने। ठीक है, इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे यदि बढ़ते हैं तो 1948 में एक 2 वैज्ञानिक आए जिनका नाम था केल्विन तथा वेंसन। केल्विन और वेंसन, इन्होंने दोनों ने मिलकर के और C3 चक्र की खोज की। C3 चक्र क्या है भैया, तो C3 चक्र जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी अम्ल, ये प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो जिन पौधों में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 3 कार्बन वाला ये यौगिक प्राप्त होता है उनको हम C3 पौधे तथा इस चक्र को क्या कहते हैं, C3 चक्र कहते हैं। अर्थात C3 चक्र की खोज किसने किया, केल्विन तथा वेंसन। ठीक है, इसी क्रम में 1967 का जो टाइम था, ये हैच स्लैग, और ये हैच स्लैग जो थे इन्होंने C4 चक्र यानी हैच स्लैग चक्र की खोज किया। और इस चक्र की क्या बात है, इसमें क्या खास बात है कि इस चक्र
के आधार पर यह माना जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसमें प्रथम स्थायी जो यौगिक होता है वह 4 कार्बन वाला यौगिक होता है, जिसको हम कहते हैं OOA, अर्थात जिसको कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, यानी OAA क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। ये प्रथम स्थायी उत्पाद प्राप्त होता है जिसके आधार पर C4 चक्र इसका नाम दिया गया। ठीक है, अर्थात जिन पौधों में यह माने स्थायी जो पदार्थ होता है, जो यौगिक होता है, ये प्राप्त होता है, तो उनको हम C4 पौधे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हो गया हैच स्लैग की बात। अब एक अंतिम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिन्होंने एक रोचक प्रयोग किया, जिनका नाम था कार्नेलियस बैनलीन। इन्होंने क्या किया? बैगनी और हरे रंग की जो बैक्टीरिया होते हैं उन पर प्रयोग किया, और फाइनली इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष क्या निकाला कि जो H2O होता है, पानी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पानी होता है, ठीक है, उसके ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन जो प्राप्त होता है, इस हाइड्रोजन से उपचयित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है। ये बात किसने कहा? कार्नेलियस बैनलीन। ठीक है ना, इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर कहा और इसको प्रतिपादित किया। उनका प्रयोग क्या था? बैगनी और हरे रंग की बैक्टीरिया। इनका जो प्रयोग था बैगनी और हरे रंग की बैक्टीरिया पर प्रयोग था। तो मैं समझता हूं कि ये आपके उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण का जो ये चैप्टर है, इसके कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण बिंदु जो कई परीक्षाओं में आ चुके हैं, ऐसे बिंदुओं को हमने सेलेक्ट करके और आपके समक्ष लाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगा, और इसको एक बार 2 बार जरूर देखें। यदि इसको आप देख लेंगे या सुन लेंगे तो निश्चित रूप से ये जो इनके सन है, जो इनकी डेट है, ये डेट याद रहेगी, और उससे संबंधित, उस प्रयोग से संबंधित जो वैज्ञानिक है वो भी याद रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ अच्छे कंटेंट हम लेके आपके पास आते रहेंगे, और बस केवल अंतिम में हम हर वीडियो में यही कहा करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट इसी तरह से करते रहें, तो निश्चित रूप से और अच्छे से अच्छे हम कंटेंट आपके पास ला सकेंगे। और ज्यादा क्या कहें, आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।